नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करना निंदनीय है और भाजपा लोकतंत्र की परंपराओं को लांघ रही है। हमीरपुर में प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री का आए दिन त्याग पत्र मांगना और त्याग पत्र को लेकर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना प्रदेश की जनता के हित के साथ खिलवाड़ करना है। हमीरपुर में प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री का आए दिन त्याग पत्र मांगना और त्याग पत्र को लेकर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना प्रदेश की जनता के हित के साथ खिलवाड़ करना है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। जो विपक्ष है उसका जो विधायक दल है, उन्होंने पिछले सेशन में भी और ये जो विधानसभा का सत्र है इसमें जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया है वो लोकतंत्र के लिए घातक है। और मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनके विपरीत है। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री का आए दिन त्याग पत्र मांगना और त्याग पत्र को लेकर हट करना, विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना, ये प्रदेश की जनता की जो हित है उनके साथ भी खिलवाड़ है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बार बार चंबा कॉलेज प्रशासन से छात्रों की मांगों को दरकिनार किए जाने के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई ने बैठक कर छात्रों की मांगों को पूरा करने के बारे में रणनीति तैयार की। एनएसयूआई छात्रों द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कॉलेज प्रबंधन द्वारा 1 सप्ताह के भीतर छात्रों की प्रमुख मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो कॉलेज प्रशासन को उग्र छात्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। चंबा महाविद्यालय में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एनएसयूआई के जिला सचिव परविंदर ठाकुर ने की। बैठक में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए विरोध प्रदर्शन के बारे में रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर एनएसयूआई के जिला सचिव परविंदर ठाकुर ने बताया कि चंबा महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी है और रूसा प्रणाली शुरू होने के बाद अब अध्यापक न होने के कारण छात्रों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कॉलेज के कमरों में पंखे न लगाए जाने की मांग भी मांग बनकर ही रह गई है, जिसके विरोध में छात्र संगठन कई बार कॉलेज प्रधानाचार्य से मिल चुका है। ठाकुर ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की प्रमुख मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो कॉलेज प्रशासन को उग्र छात्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। आज एनएसयूआई इकाई चंबा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर जो कॉलेज प्रशासन ढील अपना रहा है। जबकि हमने पहले भी जो है छात्रों की समस्याओं को लेकर उन्हें एक चेतावनी भरी थी और हमने एक आंदोलन किया था जिसके अंदर हमने जो मुख्य गेट बंद कर दिया था। लेकिन कॉलेज प्रशासन अभी तक उसके ऊपर कोई भी वो नहीं कर रहा है। कोई भी कॉलेज की समस्याएं जो आ रही हैं छात्रों को उसको हल नहीं कर रहा है। और ऊपर से जो 9 तारीख को इंटरव्यू रखा गया था वो भी कैंसिल कर दिया है, जबकि पहले से ही टीचरों के यहाँ पे जो कमी चल रही है और केमिस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है और जिसमें जो है एक भी क्लास नहीं अभी तक लगी है और जो है इंटरव्यू इस तरह से कैंसिल करते रहे तो बच्चों की पढ़ाई पे बुरा असर पड़ रहा है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर नगर परिषद के टाउन हॉल में रेहड़ी फड़ी वालों के साथ नगर परिषद ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर में अतिक्रमण करने पर सख्ती बरती जाएगी और रेहड़ी फड़ी वाले अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी रेहड़ी फड़ी वालों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे ताकि बाहरी लोगों द्वारा बाजार में रेहड़ी लगाने की समस्या पर विराम लग सके।
हमीरपुर नगर परिषद के टाउन हॉल में रेहड़ी फड़ी वालों के साथ नगर परिषद ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर में अतिक्रमण करने पर सख्ती बरती जाएगी और रेहड़ी फड़ी वाले अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नगर परिषद के ईओ विजय शर्मा ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालों की बैठक में अतिक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई गई और रेहड़ी फड़ी वालों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि शहर में अतिक्रमण की समस्या पर विराम लग सके और सुंदरता को बरकरार रखने के लिए भी कार्य किए जा सके। एनक्रोचमेंट है, जो लोग ये सड़कों पे अपना सामान घेर के बैठ जाते हैं, वो उनको बताया जाएगा कि आप इसको जो है वो अपने विदिन जहाँ से आपको स्पेसिफाई किया उस एरिया में आप काम करेंगे। साथ में जो इस मीटिंग का आयोजन हमने किया है वो एक हमारी NULM स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सेंटर की स्कीम है। उसके तहत जो है वो इनकी सब की रेहड़ी फड़ी वालों की हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है इनकी फिर वेंडिंग कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद जो है फिर इनका जो सरकार के आगे जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार जो है जो भी इनको कोई बेनिफिट, जो भी इनको कोई सुविधाएं सरकार की साइड से मिलनी है उनके बारे में इनको आज बताने के बारे में हमने मीटिंग बुलाई है। सिरजियान के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश भर में बरसात कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह पर भूस्खलन और पेड़ गिरने से बेशकीमती संपदा नष्ट हो रही है, वहीं लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश शिमला के घोड़ा चौकी के कई परिवारों के लिए आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के कारण भूस्खलन से कई घरों में मलबा भर गया, जिससे घरों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में बरसात अपना कहर बनके बरस रही है। भारी बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश की वजह से शिमला के घोड़ा चौकी में भूस्खलन से कई घर उसकी चपेट में आ गए। भूस्खलन की वजह से सारा मलबा लोगों के घरों में घुस गया और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके घरों से ऊपर होटल बन रहा है और होटल का पानी नाला बन के बह रहा है। वहीं होटल का सारा मलबा भी रात को नीचे की ओर फेंका जाता है, जो बरसात में कहर ढा रहा है। लोगों का कहना है कि इसके बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही कोई अधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचा। प्रभावित लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। हमारे नजदीक जहाँ एक होटल बन रहा है ऊपर, उसका पानी और जगह से पानी सारा एक जगह इकट्ठा होकर नाला बनकर आ रहा है, जो कि हमारे मकानों को खतरा होता जा रहा है। जो आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे सारा ये नाला बना हुआ है, ऊपर से पूरा स्लाइड हो रहा। 2-3 बार बोला भी इनको भी सब कोई पानी का इंतजाम करो तो पानी सीधा आ रहा है। कमेटी में भी 2-3 बार दी है ना, कमेटी में दे दी थी हमने भी, इसकी भी लिख कर, तो उसका भी कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं निकला। जो कि हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पानी की निकासी का सीधा और पाइप डाल के नीचे को नाले में मिलाया जाए और ये जो मकानों का नुकसान हो रहा है इनको मुआवजा दिया जाए और इनका काम कराया जाए। ये हमारी ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें जो है पानी की मार से होटल वाले के पानी की और मलबे की वजह से जो है सारे लैंडस्लाइडिंग हुआ है दोनों तरफ, जो है बिल्डिंग के दोनों तरफ। और हमने 1 तारीख को जो है इसकी कंप्लेंट नगर निगम में दी थी, मेयर साहब के पास और STO जो है नगर निगम को दी थी, पर उन्होंने कोई भी इसका वो लिया नहीं है। और इससे और भी ज़्यादा जो है कल की बारिश से और भी ज़्यादा इसके नुकसान हुआ है, हमारी बिल्डिंग को भी है और सारी बिल्डिंगों को, जितनी भी नीचे वाली है सारी नुकसान हुआ है इन सब बिल्डिंगों को। काउंसलर को भी फ़ोन किया था पर लेकिन वो यहाँ नहीं आए। 28 तारीख को भी फ़ोन किया था तब भी नहीं आए, अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं। देखो रात को पूरा कल 4 बजे से लगाकर अभी तक, जैसे रात को कोई 10 बजे तक आते रहा, पर यहाँ सबको फ़ोन किया कोई भी नहीं आते। जब जितना बार भी होता है फ्लैट कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं देखता। ये नीचे देखो गंजा लगा, ये भी ख़त्म हो गया। उधर से सारा नाला बन गया, ऊपर का पानी आता है जो कि ओरे परे से पानी चलते रहता है। होटल का ओलनी साइड से पलनी साइड से बहुत बड़ा पानी चलता है, कोई भी नहीं देखता इसको। ये सारा मलबा मेरे लेंटर पर है और यहाँ अंदर दीवारों में मलबा तक घुस गया हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्दी इसका कुछ प्रावधान किया जाए।
पीछे ये जो होटल वालों ने इन्होंने सारी यहाँ मिट्टियाँ डाली आगे आके, और फिर अब जब हम इनके पास जाते हैं तो ये हमारे को ऐसा बोलते हैं जी हम नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं बोलते। हमने कमेटी वालों को भी बोला था तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया था, और ना ही कोई यहाँ काउंसलर ना ही प्रधान कोई भी नहीं आते, और ऊपर से ही चले जाते देख के। वहीं इस दौरान नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेई को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और होटल प्रबंधन के खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा निगम के कर्मचारियों के सहयोग से लोगों के घरों से मलबा हटाया जा रहा है। इस तरह से ये स्लाइड हुआ है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एक तो यहाँ ड्रेन की प्रॉब्लम है, आप कहीं ड्रेन नहीं है। तो क्योंकि हमारे जो माननीय काउंसलर हैं परमार साहब, इनका भी फ़ोन आया, इसमें जो नुकसान है वो तो हुआ ही है। उसके लिए हम लोगों ने जो ज़िला प्रशासन को भी कहा है कि इसमें तुरंत कुछ राहत दी जाए, और हमारे अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे हमने अपनी लेबर भी लगाई। और जैसा मालूम पड़ रहा है कि एक होटल है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेट हुई है प्रॉब्लम, यहाँ पानी भी ज़्यादा आया है और उनकी स्टैकिंग थी मिट्टी की, और मिट्टी पूरी बह कर नीचे आई है जिसकी वजह से ज़्यादा समस्या आई है। तो हमने इसको जो हमारे जेई उनको भी कहा है तुरंत इस पर कार्रवाई करें, और उसको रिपोर्ट देखते हैं मंडे को क्या लाते हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और तुरंत राहत के लिए हमने अभी अपनी जो लेबर है वो भी यहाँ पर लगाई है, और वार्ड से भी लेबर लगाएंगे ताकि रास्ता फिलहाल थ्रू हो जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से गौरव पावा के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के चक्कर स्थित बीएसएन हाई स्कूल की संस्थापक व समाज सेविका स्वर्गीय उषा शर्मा की पुण्य तिथि पर स्कूल प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीएसएन हाई स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में आईजीएमसी ब्लड बैंक से आए डॉक्टरों की देखरेख में हुआ। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिमला के चक्कर स्थित बीएसएन हाई स्कूल में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के संस्थापक व समाज सेविका स्वर्गीय उषा शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर स्कूल द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। आईजीएमसी ब्लड बैंक से आई कंचन सिंह ने बताया कि ये रक्तदान शिविर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, जिससे बच्चों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत यूनिक कैंप है, क्योंकि ये हम स्कूल में लगा रहे हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है ये ब्लड डोनेशन के लिए। और इस ओकेजन पे इन बीएसएन स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं मिसेस कल्पना शर्मा, इन्होंने हमें बताया कि एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ www.facebook.com ब्लड डोनर्स शिमला। इस पे जो डोनर्स इंटरेस्टेड हैं शिमला के जितने भी हेल्दी डोनर्स हैं वो इस वेबसाइट पे अपने पर्टिकुलर्स दे सकते हैं, और एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऐड होगा इसमें। और एक इनने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप नंबर भी दिया है 9418023144। इस पे जो लोग शिमला के लोग इंटरेस्टेड हैं देने के लिए वो अपने पर्टिकुलर्स नाम और फ़ोन नंबर्स दे सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल जनरेट होगा, जिसमें कि हम जितने भी हेल्दी डोनर्स हैं उन्हें ऑन कॉल डोनर्स के उसमें कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं इमरजेंसी में। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल कल्पना शर्मा ने कहा कि स्कूल में रक्तदान शिविर आयोजित कर बच्चों को रक्तदान के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। कल्पना शर्मा ने कहा कि फेसबुक पर ब्लड डोनर शिमला कम्युनिटी बनाई गई है, और जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ना चाहता है वो अपना फ़ोन नंबर और नाम फेसबुक पेज पर भेज सकता है। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना है, ताकि रक्त की कमी के कारण किसी की जान ना जाए। हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ भंडारा भी है, कम्युनिटी लंच है। 10 अगस्त को हमारी जो फाउंडर हैं इस स्कूल की जो थी श्रीमती उषा शर्मा जी, उनकी पहली पुण्य तिथि है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। तो उनकी मेमोरी में हमने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये एक शुरुआत करी है, और इसी को हम हर साल करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हमारे साथ हमारे स्कूल के सारे टीचर्स और जितने भी शिमला के लोग हैं, यूनिवर्सिटी का जो यूथ है, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं, उन सब ने अपना सहयोग दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा समर्थन रहा है।
और इसी के साथ साथ हम एक ऑनलाइन कम्युनिटी हमने शुरू करने की कोशिश करी है। फेसबुक पे हमने ब्लड डोनर शिमला कम्युनिटी बनाई है और हम ये चाहते हैं कि सब उसके साथ जुड़ें और हम जब किसी को ज़रूरत हो तो एकदम हम उन्हें ब्लड प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर सकें। डेटा बैंक हमने तैयार कर लिया है और हम कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप शुरू किया है। 24 आवर्स ये फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से गौरव पावा के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। कंडाघाट के रेलवे स्टेशन में शनिवार को रेलवे विभाग कंडाघाट द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिमला रेलवे ट्रैफिक के आईजीपी एपी सिद्दीकी द्वारा रेलवे स्टेशन कंडाघाट के साथ लगती जगह पर पौधा लगाकर किया गया। इस अवसर पर विभाग के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी जगह पर पौधे रोपे। कंडाघाट के रेलवे स्टेशन में शनिवार को रेलवे विभाग कंडाघाट द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिमला रेलवे ट्रैफिक के आईजीपी एपी सिद्दीकी ने किया। इस मौके पर स्टेशन के पास खाली पड़ी जगह पर लगभग 190 पौधे रोपे गए, जिसमें अनार, देवदार के पौधे शामिल थे। रेलवे विभाग कंडाघाट द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में वन विभाग व रेलवे विभाग सहित क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर रेलवे विभाग शिमला के एसएचओ बिहारीलाल, एआईजी रेलवे ट्रैफिक शिमला राजेश सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर एपी सिद्दीकी ने कहा कि रेलवे विभाग द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों में इस प्रकार के पौधे रेलवे विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। प्रदेश में जो है वन महोत्सव का एक अभियान चल रहा है, जिसमें सारे विभाग जो है पर्यावरण की तरफ जागरूकता, पेड़ लगाना, जो हमारी जो प्रगति हो रही है उसमें जो है ग्रीन कवर जो है कम होता जा रहा है। कहीं सड़क बन रही है, कहीं को प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो एक मुहिम है उसमें प्लांट्स लगाना, स्कूल हो, कॉलेज हो, डिपार्टमेंट हो, तो उसमें रेलवे ने भी उसी सरकार का जो इनिशिएटिव है उसको पहल करते हुए जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ हम सब जगह पे प्लांटेशन अपने स्टाफ द्वारा लगाएंगे। रेलवे स्टेशन कंडाघाट प्रभारी मतेंद्र शर्मा ने बताया कि पर्यावरण को बचाने को लेकर रेलवे विभाग कंडाघाट द्वारा स्टेशन के पास खाली पड़ी जगहों पर पौधारोपण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पौधारोपण का प्रोग्राम रेलवे स्टेशन कंडाघाट में किया गया, जहां पर खाली स्थान था वहां पर पौधे लगाए गए। इसका शुभारंभ हमारे आईजी साहब श्री एपी सिद्दीकी जी और एआईजी श्री राजेश धर्माणी जी ने किया है और स्थानीय लोग और यहां के जनता और हमारे स्टाफ के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई द्वारा क्रमिक अनशन और फिर बाद में आमरण अनशन किया गया ताकि विद्यार्थियों को आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके, जिसके चलते छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सोलन के पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई द्वारा क्रमिक अनशन और आमरण अनशन किया गया, जिसके चलते 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन अंत में कॉलेज प्रशासन को एनएसयूआई की छात्र हट के आगे झुकना पड़ा और उनकी 14 मांगों को स्वीकार करना पड़ा, जिससे उनकी मुख्य मांगे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पंखे, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना था। इस दौरान कॉलेज के छात्र नेता ने कहा कि एनएसयूआई हमेशा से छात्र हित के लिए अपनी आवाज बुलंद करती आई है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में चाहे चुनाव हो या ना हो, उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वे हमेशा छात्र हित के लिए इस तरह के आंदोलन जारी रखेंगे। जो ये हमारा क्रमिक अनशन और आमरण अनशन चला, ये क्रमिक अनशन 3 दिन का था और आमरण अनशन 4 दिन का, जो कि आज हमारा पूरा हुआ है। प्रिंसिपल सर ने हमारी जो 14 की 14 डिमांड थी वो पूरी मान ली है। ये हमने पहले भी उस अनशन से पहले 6 टाइम्स ज्ञापन दे चुके थे प्रिंसिपल सर को, पर हमारी डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुई थी और इसके आमरण अनशन पर बैठने के बाद हमारी 14 की 14 डिमांड्स कंप्लीट हुई है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
धर्मशाला में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब धर्मशाला के चोहला व पटोला गांव के 13 परिवार बेघर हो गए। पहाड़ियों से गिर रहे मलबे से अचानक गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पहाड़ियों से गिर रहा मलबा इतना अधिक था कि स्थानीय लोगों के मकानों के अंदर भी मलबा पहुंच गया। जैसे तैसे लोगों ने रात में एकत्रित होकर सभी को बाहर निकाला, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता था। धर्मशाला के चोहला व पटोला गांव के 13 परिवार पहाड़ियों से मलबा गिरने के कारण बेघर हो गए। ये घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई। जैसे ही लहासा घरों की ओर बहने लगा, तभी अचानक गांववासी अपने घरों से बाहर निकल आए। पहाड़ियों से गिर रहा मलबा इतना था कि उनके मकानों के अंदर मलबा घुस गया। जैसे तैसे लोगों ने एकत्रित होकर सभी को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की माने तो लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के साथ बह रहे नाले में पानी का बहाव अधिक होने के कारण पहाड़ी से मलबा बहने लगा है। मलबा इतना अधिक है कि वे घरों के अंदर तक आ गया। सभी गांववासियों ने मिलकर सुबह मलबा निकालकर अपनी कीमती सामान सुरक्षित किया। जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचा व लोगों को राहत राशि प्रदान की, साथ ही टेंट इत्यादि की सहायता भी मुहैया करवाई। इस दौरान हिमुडा के निदेशक सुरेश पापी भी मौजूद रहे व लोगों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान करवाने का आश्वासन दिया। हिमुडा के निदेशक का कहना है कि जैसे ही स्थानीय विधायक व मंत्री को इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। लैंडस्लाइडिंग हुई है, इसके बारे में जब मंत्री जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सवेरे ही एसडीएम साहब को यहाँ से उनकी ड्यूटी लगा दी और हमें बताया गया कि आप जाके वहाँ साइड में देख के आए। जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ तो काफ़ी बुरा हाल है और इन लोगों को एसडीएम साहब ने शिफ्ट कर दिया है और इनको फौरी राहत के तौर पे 5-5 हज़ार रुपया जो मंत्री जी ने इनको ऑर्डर किया था वो फौरी राहत उनको दी जा रही है और उनको टेंट भी, जितने मकान हैं उनको टेंट भी दिए जा रहे हैं और इनको आगे मतलब यहाँ से सब घरों को उनको शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं मतलब जहाँ में स्लाइडिंग का कोई ऐसा नुकसान ना हो वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया। स्थानीय निवासी सुनील कुमार का कहना है कि उनके घर में काफी नुकसान हुआ है और उन्हें प्रशासन की ओर से तत्कालीन राहत मिल गई है, लेकिन अभी तक उन्हें उनके घरों के हुए नुकसान के चलते कोई राहत नहीं दी गई है। सुनील कुमार है, मेरे घर साथ में है, ये हमारे घर के साथ ही लगते हैं। हमारे घर के पास दरारें वगैरह पड़ गई हमारी जमीनों के अंदर और हमारे घर के नीचे 10-12 घर और है। ये पूरी हमारी स्लाइडिंग हो गई है। एसडीएम वगैरह साहब आए थे, वो जायजा ले गए और हमारे को तिरपाले वगैरह दे गए। बोले वो तिरपाले वगैरह ले लेना और टेंट वगैरह लगा के बोले वो खाना पीना कहीं साइड में लगा लेना और खाली करने के लिए बोल गए घर के लिए। एसडीएम बलवीर ठाकुर का कहना है कि जैसे ही उन्हें इस दुखद घटना के बारे में पता चला, वे मौके पर पहुंचे व प्रभावित लोगों को मौके पर ही 5-5 हज़ार की राशि व टेंट इत्यादि आवश्यक चीजों का प्रावधान करवाया। ये चोला में जो हादसा हुआ है, एक लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी सूचना हमें सुबह कोई करीब 7:30 बजे मिली थी और हम तुरंत हरकत में आते हुए मैं स्वयं हमारे तहसीलदार साहब और रेवेन्यू स्टाफ के साथ में हमने क्षेत्र का दौरा किया। 9:30 बजे के करीब हम पहुँच गए थे और वहाँ पर जो लोगों की मदद उनके अनुसार उनको चाहिए थी, एक तो जो नीचे चोला गाँव में कोई 11 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों को वहाँ से उनकी सहमति से, साथ ही जो सेफ एरिया है उन घरों को शिफ्ट कर दिया है। और दूसरा जो ऊपर एक जो गांव और है उसमें 2 घरों को खतरा था, वो भी हमने स्वयं मौका किया और उनको भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल कंडाघाट के डॉक्टरों को रहने के लिए बनाए गए आवास का शनिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों ने इस मौके पर मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद 11:15 बजे धनीराम शांडिल ने कंडाघाट के श्रीनगर स्थित शिव मंदिर के पास सोलर लाइट का भी उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने सिविल अस्पताल कंडाघाट के डॉक्टरों के आवास का उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने श्रीनगर स्थित शिव मंदिर के पास सोलर लाइट का भी उद्घाटन किया। शिव मंदिर कंडाघाट पहुंचने पर ग्राम पंचायत श्रीनगर की प्रधान रजनी शर्मा, वरिष्ठ महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता सुभद्रा भारद्वाज सहित क्षेत्र के लोगों ने मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद धनीराम शांडिल ने कंडाघाट से सैंज वाया क्वारक मार्ग के लिए एचआरटीसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनीराम शांडिल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में यदि विकास करना है तो सभी के सहयोग का होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि चाहे प्रदेश सरकार से आए या फिर केंद्र सरकार के, उसका निरीक्षण करना जरूरी है। यदि धन का निरीक्षण नहीं किया जाएगा तो विकास भी सही ढंग से नहीं होगा। ये करेंगे, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना है, वीडियो साहब भी चेक करा देंगे। अगर तो यहाँ की पॉपुलेशन बन जाती है 40% कोई गांव जोड़कर तो शायद तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनती है तब भी आप जमीन का चयन करें और हम कोशिश करेंगे किसी जर्नल फर्म से आपको इसका सर्वे कैरी आउट कराएं, जमीन की उपलब्धता कराएं और इसका आप ये देखें कि भी कितने का बन सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं, सामुदायिक केंद्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं। 15 डेज कि इसमें क्या चेक करने वाली है, जितनी जरूरत होगी उसको फंड की राशि भी प्रावधान कराएंगे और किस किस गांव को टच करती है वो जो हमारे पास पहले भी हमारी नज़र में आती नहीं है। यहाँ एक अच्छा स्टेडियम बन सकता है, उसके बारे में हम खेल मंत्रालय के साथ मिलाप में हैं। जो ही हमारे भी सेंट्रल फंड की कुछ उपलब्धता होगी तो उस पूरे इलाके को उसमें डालेंगे और पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जिसकी राशि जरूर लेंगे और ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्सली टूरिज्म के लिहाज से डेवलप किया जा सकता है। इसके बारे में भी हमारे पूरी इसके बारे में हम पूरा सर्वे करा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। दिल्ली के भाजपा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह के छोटे भाई सतीश ने सोलन के धर्मपुर के गांव कंडा में अपनी पिस्टल से ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई राजपाल सिंह ने बताया है कि उनका भाई साजिश का शिकार हुआ है। उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता था बल्कि उसका मर्डर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी भेज दिया है। दिल्ली के भाजपा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह के छोटे भाई सतीश ने सोलन के धर्मपुर के गांव कंडा में अपनी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। दिल्ली के फाइनेंसर सतीश वसोया का कंडा में रहने वाले मेहरफान सोडी के साथ 1 करोड़ के करीब पैसों का लेन देन था, इसलिए वे बुधवार को कंडा में सोडी के साथ आया था और उसके ही फ्लैट में ठहरा हुआ था। लेकिन देर रात सोडी ने पुलिस को सूचित किया कि सतीश ने अपनी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर मामले के हर पहलू पर नजर रखकर मौत के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलन के जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण सोलन अस्पताल के चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को शिमला ले जाने को कहा, ताकि मौत से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जाँच हो सके। मृतक के भाई राजपाल सिंह ने बताया कि ये लोग 3 दिन पहले उनके छोटे भाई को यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि उनका भाई इन लोगों की साजिश का शिकार हुआ है। उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता था, उनका तो मर्डर किया गया है। ये जो हादसा आज हमारे परिवार के साथ हुआ है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसमें कुछ यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर के उसने ये जो सारी गाथा रची है, इसमें साजिश के तहत उसको यहाँ लेके आए। मेरा छोटा ब्रदर मात्र जिसकी उम्र जो है 34-35 वर्ष है और उसे यहाँ पर ला करके पहले जिनके साथ आया, इनसे 1 करोड़ रुपया लेना है और वो उससे पहले उसकी बोलचाल भी नहीं थी। 3-4 दिन में ही बोलचाल हुई है और ये 3-4 दिन की बोलचाल में ही उसको यहाँ तक ये लेके आए और ये जो साजिश के तहत मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, यहाँ की पुलिस से इंसाफ की विनती चाहता हूँ और गुहार लगाता हूँ कि इस केस की पूरी जांच की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जो है रिकमेंडेशन की जाए, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सोलन रमेश छाजटा ने कहा कि सतीश की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलन से शिमला भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो और अगर इसमें कोई दोषी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। घर में थे और वो दोनों बैठ के जो है अपने ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे। इस बीच जो है वो अपने किचन में जो है आइस लेने के लिए गया था और सतीश बसोया ने अपने लाइसेंस शुदा वेपन से अपने को जो है हेड शॉट किया था। हमने कल शाम को ही
स्पॉट को सिक्योर कर दिया था और आज सुबह डायरेक्टर FSL अपने साथियों के साथ स्वयं मौके पे पहुंचे। उन्होंने वहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन किया कि जो टीम बनी थी पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने डेड बॉडी का मुआयना करने के बाद ये तय किया है कि इस मामले को अगर जो है IGMC के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा जाए तो इसे और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या केस है, क्योंकि ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से हमें रिपोर्ट की गई है और जो उसके तथ्य है उसके आधार पे हम जो है जांच आगे बढ़ा रहे हैं। इस केस के जितने भी पहलू हैं उसको हम गहनता से जो है जांच कर रहे हैं। सिरचैन के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। BR चोपड़ा के निर्देशन में बने सदी के सबसे लोकप्रिय धार्मिक चलचित्रों में से एक महाभारत नाटक में केंद्र बिंदु रहे श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज 25 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात फिर से रंगमंच में उतर आए हैं। अतुल सत्या कौशिक के निर्देशन में महाभारत के प्रसिद्ध चक्रव्यूह कांड और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का निचोड़ लेकर चक्रव्यूह नाटक के मंथन को लेकर श्री कृष्ण यानी नीतीश भारद्वाज इन दिनों शिमला में है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में चक्रव्यूह नाटक के मंचन से पूर्व सिटी चैनल से विशेष बातचीत करते हुए नीतीश भारद्वाज ने चक्रव्यूह नाटक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। नमस्कार, सिटी चैनल देखने वाले तमाम लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ इस समय मौजूद है नीतीश भारद्वाज, जो एक ऐतिहासिक सीरियल में अपना किरदार निभा के पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। नीतीश जी, शिमला पहुंचने पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। नीतीश जी, शिमला आगमन पे आप यहाँ शिमला आए हैं, तो किस मकसद से आए हैं और क्या आप अचीव करना चाहते हैं? मैं लगभग 25 वर्षों के बाद अब पुनः थिएटर पर मतलब स्टेज में पदार्पण करने जा रहा हूँ। तो एक नाटक हिंदी में मैंने लिया है हाथ में, जिसका नाम है चक्रव्यूह। अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, उस पर यह आधारित है। हिस्टोरिकल सेटिंग है इसकी, माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल सेटिंग है। लेकिन चक्रव्यूह के मायने आज के जीवन में क्या हैं और चक्रव्यूह में जो उसकी मृत्यु हुई उससे क्या क्या प्रश्न निर्माण होते हैं, और वो प्रश्न क्या आज भी हमको रेलेवेंट लगते हैं या आज हमारे जीवन में उसकी क्या अहमियत है, ये सारी बातें जो हैं इस नाटक में हैं। और ये मैं गेयटी थिएटर में खेलने जा रहा हूँ। अभी जो इस समय कलयुग का दौर चल रहा है, कलयुग में आप क्या मानते हैं चक्रव्यूह का जो संदेश है लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे क्या लोगों को सीखने का क्या मौका मिलेगा? यही प्रयास तो यही है, क्योंकि क्या है, एक साधारण सी एक कहानी कह देना उतना आज पर्याप्त नहीं है, बस उतना पर्याप्त नहीं है। उस कहानी का मॉरल क्या है और आज कलयुग में हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ताकि लोग उससे कुछ सीखें और अपने जीवन को संवारने में उसका कुछ, उस कहानी का कुछ योगदान हो। चक्रव्यूह जो ये प्ले है, इसमें कितने किरदार हैं और क्या क्या इसमें मुद्दा क्या उठाया जा रहा है? यही मैंने जो कहा, चक्रव्यूह के मायने क्या है, यही मुद्दा है। शिमला के इस ऐतिहासिक गेयटी थिएटर जो काफ़ी पौराणिक भी है, काफ़ी ऐतिहासिक है, तो इसमें इस तरह का प्ले करना आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जब लंदन में रहता था 90s में, तो लंदन में जो पुराना हिस्सा है लंदन का, वहाँ थिएटर रॉयल स्ट्रैटफोर्ड ईस्ट नाम का एक 250-300 साल पुराना एक थिएटर है। वहाँ पर मैंने थिएटर किया। वो तकरीबन इससे भी पुराना और हेरिटेज थिएटर है। उसके बाद उस नाटक को लेकर हम फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा, ऐसे कई जगहों पे गए थिएटर फेस्टिवल्स में और हेरिटेज थिएटर्स में मैंने नाटक खेले। आज यहाँ पे अभी रिहर्सल की, वो पुरानी स्मृतियाँ मुझे फिर से याद आई। और एक चीज़ जो बहुत ऐसे हेरिटेज थिएटर में मज़ेदार लगती है, वो ये है कि अंग्रेज़ों ने या पाश्चिमात्य लोगों ने जब इन थिएटर्स को बनाया 200-250 साल पहले, तब माइक्स नहीं थे। तो अकूस्टिक सिस्टम, साउंड सिस्टम इतना डिज़ाइन करके इस तरह से बनाया है कि हम हौले से भी बोले ना, धीरे से बोले, तो अंतिम रो तक सुनाई देता है।
तो ये जो इसकी खासियत है इन हेरिटेज थिएटर्स की, वो मुझे बहुत अपील करती है। चक्रव्यूह जो आप यहाँ पे प्ले करने जा रहे हैं, इसके बाद आगे जो कौन कौन सी सिटीज़ में जाने का आपका इसमें प्लान है? कई सिटीज़ हैं। दिल्ली है, जयपुर है, उत्तर भारत की कई सिटीज़ हैं, फिर बॉम्बे पूना भी करने का सोच रहे हैं, और विदेशों में भी इस नाटक को ले जाएंगे। सिटी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे महान कलाकार नीतीश भारद्वाज। सिटी चैनल के लिए शिमला से कैमरामैन गौरव कुमार के साथ राहुल शर्मा। सीटों से संबंधित विभिन्न संगठनों ने मिलकर शनिवार को फिलिस्तीन पर बढ़ते हमलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर DYFI के राज्य अध्यक्ष बलवीर पराशर ने कहा कि कुछ समय से फिलिस्तीन के अंदर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और यहां पर तमाम मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि जिस तरह के हमले गाजा पट्टी के अंदर हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमेरिका के इशारे पर हमला नहीं, किसान एकता, मोदी सरकार चुप रहना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चुप रहना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चुप रहना नहीं, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, के तरह हमलों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। धरना प्रदर्शन हम विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से, जिसमें CITU, हिमाचल किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा, SFI व अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति शामिल है। यह धरना प्रदर्शन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय से और लगभग 1 महीना पहले, जिसमें काफ़ी तीव्रता आई है, जो फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, उन हमलों के विरोध में आज ये राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत शिमला के जिला उपायुक्त कार्यालय पर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि मालूम है कि पिछले कई वर्षों से लगातार इजराइल जो अमेरिका, दूसरे यूरोपीय देशों के इशारों पर जो है इजराइल के अंदर हमला कर रहा है, और खासतौर गाजा पट्टी के अंदर जहाँ पर तमाम मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों की आज़ादी को लगभग छीन लिया गया है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हम इसी बात को लेकर के कि जो हिंदुस्तान का पक्ष रहा है इस मुद्दे को लेकर के कि हिंदुस्तान ने हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, गाजा पट्टी का साथ दिया है। हमारा आज का जो मकसद है कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार का रवैया जो इस मुद्दे पर है, अभी तक जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे कि हम जो वहाँ पर जो इजराइल हमले कर रहा है उनकी विरोध करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जब एक रेजोल्यूशन लाना था इस बात को लेकर के, जो अटैक जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उस मुद्दे के ऊपर चुप बैठी है। तो हमें ये कहीं ना कहीं ये लगता है, जो तमाम हम जन संगठन कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर जो ट्रेडिशन इस देश का है, ये सरकार उसको तोड़ रही है। और जो हिंदुस्तान का रवैया है कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, हमारा देश उसके साथ खड़ा रहा है, उसकी संप्रभुता के साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज के दौर में ये नहीं है। तो हमारा आज का जो इसी बात को लेकर के प्रदर्शन है कि, और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील करते हैं कि जिस तरीके से हमले जो मानवता के खिलाफ किए जा रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो 10 साल पहले जो फैसला आया था, जिसने ये कहा था कि इजराइल अवैध तरीके से गाजा पट्टी के अंदर निर्माण कर रहा है, वहाँ पर अलग रोड मैप कंस्ट्रक्शन, दूसरी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला उसको लागू करें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राखी के पवित्र त्योहार पर राजधानी शिमला में विभिन्न 10 संस्थाओं द्वारा रक्षा नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सुबह 8:30 बजे मैराथन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 10 बजे रक्षाबंधन के मौके पर रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा और 11:30 बजे सभी ट्रैफिक कांस्टेबल को शिमला के बस स्टैंड स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम में राखी बांधी जाएगी। ये जानकारी सर्वजीत सिंह बॉबी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 3 बजे गेटी थिएटर में रक्षा बंधन पर नाटक का मंचन किया जाएगा। नहीं होगी, मैराथन नहीं होगी, सीनियर सिटीजन वॉक होगी, क्योंकि उनकी भी रक्षा की। शिमला के सभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स को पुराने बस अड्डे में कल
राखी के त्यौहार के मौके पर रक्षा के नाम से शिमला की प्रमुख 10 ऑर्गेनाइजेशंस राखी का त्यौहार मनाएंगी। सुबह 8:30 बजे मैराथन दौड़ होगी जो रिज मैदान से होती हुई एडवांस स्टडी चौक तक और वापस रिज तक आएगी। उसके बाद 10 बजे ब्लड डोनेशन कैंप है। 11:30 बजे शिमला के सभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स को राखी बांधी जाएगी। जो यहाँ का प्रमुख बस अड्डा है वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दिनेश जी जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, डीएसपी हैं, उनको राखी बांधकर इसकी शुरुआत की जाएगी। 3 बजे गेटी थिएटर में, एम्फी थिएटर में स्टॉर्म राइडर्स द्वारा एक नाटक का मंचन किया जाएगा। राखी का महत्व और राखी के बारे में बताया जाएगा कि क्या वही भाई अपनी बहन के प्रति समर्पित हैं जिन्होंने राखी उनको बांधी हुई है, या उनका समाज के प्रति भी कोई दायित्व बनता है। तो इसी को नज़र रखते हुए शिमला की 10 ऑर्गेनाइजेशन कैलामिटी कलर्स, यंग लिंक्स, येस, हेल्पेज इंडिया और बाकी अन्य संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि इनमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें और इसको अवश्य देखें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। स्वर्ण विक्रेताओं द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर, आकर्षक व नए डिजाइनों के गहने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की गई है। शिमला के बीसीएस स्थित दीक्षित ज्वेलर्स द्वारा शनिवार को किटी ड्रॉ का लकी ड्रॉ निकाला गया। ग्राहकों की मांग को देखते हुए स्वर्ण विक्रेताओं द्वारा भी अपने ग्राहकों को आकर्षक व नए डिजाइनों के गहने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शिमला के बीसीएस स्थित दीक्षित ज्वेलर्स द्वारा भी ग्राहकों की मांग को देखते हुए नए व पुराने हर तरह के डिजाइनों के गहने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं ग्राहकों के लिए विभिन्न स्कीमें भी शुरू की गई है। शनिवार को दीक्षित ज्वेलर्स द्वारा किटी स्कीम का लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें ए ग्रुप से 33 नंबर, बी ग्रुप से 89 नंबर और सी ग्रुप से 88 नंबर का लकी ड्रॉ निकला। दीक्षित ज्वेलर्स के मालिक टीएस ठाकुर ने लकी ड्रॉ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों का ड्रॉ निकलता है उन्हें 20,000 का सोना दिया जाता है और वे बाकी किश्तें नहीं देते। उन्होंने लोगों से किटी स्कीम में भाग लेने का आह्वान किया। 33 नंबर निकला जी बोधराज के नाम से, बी ग्रुप में 89 नंबर मौली नेगी के नाम से, सी में 88 मुस्कान के नाम से, मुस्कान चौहान के नाम से। ड्रॉ में डाला जाता है, नाम जिसका निकलता है उनको फिर आगे पेमेंट नहीं करनी होती, उनको 20,000 का गोल्ड मिलता है। जैसे इनका निकला है अभी सी ग्रुप में भी इनका 18,000 का बेनिफिट हुआ है, आगे इन्होंने पे नहीं करना है, 20,000 का मिलेगा। हम मतलब आगे से आगे लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि भाई आप अपना मतलब लकी ड्रॉ में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। इससे 1000 दे के लोगों को पता नहीं लगता है कि भाई हमारा इतना जुड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। चारू कैसल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिमला के गेटी थिएटर में बाल चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 15 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सुंदर व आकर्षक चित्र प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ वन विभाग के आईएफएस ललित मोहन ने किया। शिमला के गेटी थिएटर में चारू कैसल फाउंडेशन और वाइल्ड लाइफ विंग, वन विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बाल चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 15 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ वाइल्ड लाइफ विंग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ललित मोहन ने किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, वाइल्ड लाइफ, नशा बंद अभियान, महिलाओं के जीवन पर आकर्षक व सुंदर चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि ललित मोहन ने चित्रकला प्रदर्शनी की सराहना करते हुए चारू कैसल को शुभकामनाएं दी। ये पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से जो बच्चे ये चारू फाउंडेशन में इन्वॉल्व होकर इस तरह की प्रदर्शनी करते हैं और अपना कला का अनुभव जो यहाँ देते हैं, जो उनका विज़न है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हर साल मैं देखता हूँ और ये पाता हूँ कि एक से एक बढ़कर बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो अपनी कला का अनुभव यहाँ देते हैं, वो सोचने से, मेरे सोचने से भी काफ़ी आगे है।
और इसमें चारू फाउंडेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ताकि बच्चों में जो अवेयरनेस होती है, इससे एक तो हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज में जो इन्होंने एक नाम कमाया है वो भी एक काबिल तारीफ है, और इस तरह से बच्चों में जो जागरूकता तो होती है, और इसके अलावा जो एक संदेश जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए या फॉरेस्ट के लिए, वो भी काबिल तारीफ है। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा कि चारू कैसल द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। चारू कैसल फाउंडेशन और भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से ये चित्रकला प्रदर्शनी यहाँ पर 9 से 15 अगस्त तक इसका उद्घाटन आज यहाँ प्रिंसिपल चीफ कंडक्टर ने किया। इसमें बच्चों ने हर किस्म की चित्रकला, जैसे फॉरेस्ट और महापुरुषों के चित्र, अन्य कई प्रकार की जो यहाँ पर हमने ये चित्रकला प्रदर्शनी देखी, जिससे उनकी प्रतिभा का पता चलता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कई बहुत ही छोटे बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इस मौके पर चारू कैसल फाउंडेशन के चेयरमैन कपूरवी भान ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा 2009 से इस प्रदर्शनी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी व चित्रकला प्रतियोगिता होती है हर वर्ष, जो कि 2009 से लगातार डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के सहयोग से हो रही थी, और पिछली बारी ये वाइल्ड लाइफ विंग वन विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से भी हुई, कि दोनों का डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये बहुत सफल, मैं तो कहूँगा भारत में आज उच्च कोटि के ऊपर ये प्रतियोगिता जारी है। इसमें पिछले 22,000 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें कई चुनिंदा पेंटिंग्स जो है हमने सेलेक्ट करके आज गेटी के टर्मिनल हॉल में लगाई हैं, और ये 9 तारीख से लेके 15 अगस्त तक यहाँ पर सुप्रांत 10 से लेके 7:30 बजे तक रहेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार 10 अगस्त को भाई बहन के बंधन को मजबूत करने वाला पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है, और बहनें अपने भाई को रक्षा का धागा बांधने के लिए बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करती है। लेकिन रक्षाबंधन पर 1:37 से 1:40 तक भद्रा है, और 1:47 से 4:26 तक राखी बांधने का शुभ समय है। ये जानकारी कालीबाड़ी के पंडित गोरंग भट्टाचार्य ने दी। एक्चुअली रक्षाबंधन का नियम होता है। रक्षाबंधन एक्चुअली काम होता है, अपराह्न का कर्म होता है, और ये कर्म भद्रा रहित होना चाहिए। काल देखा जाए तो काल भद्रा है दोपहर 1:37 तक, और उसके बाद से उसका छाया रहता है 2:01:46 तक। तब इसका मुख्य जो काल शास्त्र हिसाब से माना जाता है 1:47 से लगभग 4:26 तक उत्तम काल है। कई भी टाइम इसको बांध सकते हैं। इसके दिन भाई के लिए दुआ मानते हैं बहन। चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।